बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, और जिन भी छात्र छात्राओं ने अपने सब्जेक्ट में भूगोल ले रखा है, यानी कि उनके सब्जेक्ट का जो टाइटल है यानी शीर्षक है भौतिक भूगोल, यानी भौतिक भूगोल जिन जिन लोगों को पढ़ना है, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले हों या अन्य यूनिवर्सिटी वालों, यूपी से या छत्तीसगढ़ से या राजस्थान से, कहीं से भी कोई भी यूनिवर्सिटी वाले हो, फर्स्ट सेमेस्टर है, यदि आप लोगों का भौतिक भूगोल है तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ। महासंग्राम वीडियो होने वाली है, आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है। और जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा की तैयारी नहीं की है, इतना तैयार कर लीजिए, 100% आपका एकदम 50 से 60%, तो मतलब 50 से 60 नंबर तो आप लोगों को पक्के हो जाएंगे। 75 नंबर का आता है तो आपको 50-60 नंबर तो एकदम पक्के हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर इंक्लूड करके लाकर आया हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डे बाई डे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करता रहता हूँ, चाहे महासंग्राम वीडियो हो या फिर नॉर्मल क्लासें हों टॉपिक वाइज। तो दोस्तों इस बीच मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। असल में बात ये थी कि मेरा एग्ज़ाम चालू हो गया था, तो इसीलिए मुझे मजबूरन वीडियो नहीं बनाना हुआ, क्योंकि अपनी तैयारी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब आप लोगों को रेगुलर क्लासेस उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अग्नेय सेल किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अग्नेय सेल उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, अग्नेय सेल होता क्या है। तो अग्नेय सेल वह शिलाएँ हैं जो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा और कठोर होने से बनती हैं। क्या होता है कि अग्नेय सेल वह शिलाएँ होती हैं या वह चट्टानें होती हैं, अग्नेय सेल या अग्नेय चट्टानें कुछ भी आप बोल सकते हो, जो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है और या जो लावा होता है जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, वही ठंडा होकर या जब कठोर हो जाता है तब मैग्मा बनता है। उसी के साथ साथ देखते हैं इसके मुख्य प्रकार हैं कौन कौन है। जैसे अंतर्वेधी सेल होते हैं, जैसे ग्रेनाइट चट्टान है, ये पत्थर है चट्टान। बहिर्वेधी सेल यानी कि जैसे बेसाल्ट, ये ज्वालामुखी से अधिकतर बनता है। अब इसी के साथ साथ देखते हैं, जैसे उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पुमिस, तो ये होते हैं इसके कुछ उदाहरण अग्नि सेल के। फिर इसका महत्व क्या होता है, ये निर्माण कार्य, औद्योगिक उपयोग और खनिज संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट था और बहुत ही आसान सा सवाल था, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न। आप लोग को क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, आप लोग मॉडल पेपर को उठाकर देख लीजिए। अग्नेय सेल या तो फिर 50 वर्ड में या फिर 100 वर्ड में या फिर कभी कभी 800 शब्दों में भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से तैयार करके रखना है इसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्रश्न नंबर 2, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जैसे तापमान हुआ और मौसम, इस सब बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो निम्न है, कौन से हैं देखते हैं। ये तापमान, सबसे पहले आता है तापमान। उच्च तापमान पर वायुदाब कम होता है, जो वायुदाब को प्रभावित करता है। निम्न तापमान पर क्या होता है, वायुदाब अधिक होता है। जिससे भैया क्या होता है, ये जब तापमान ज़्यादा हो गया, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना है कि विपरीत दिशा में चलता है तापमान के ये वायुदाब। इसके बाद आता है हमारा ऊंचाई। ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वायुदाब को। तो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, यानी समुद्र तल से जब ऊंचाई बढ़ने लगती है तो वायुदाब कम होने लगता है। तीसरा तथ्य है, तीसरा प्रकार है पानी और स्थल का वितरण। तो पानी और स्थल का वितरण क्या होता है, जलवायु और क्षेत्रीय भिन्नता वायुदाब को प्रभावित करती है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप लोगों को वीडियो बनाकर प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से कि आप लोगों को परीक्षा अच्छे से आसान हो जाए, लेकिन आप लोगों को ज़रा सा भी देर नहीं लगती है, वीडियो को लाइक नहीं करते हो और कमेंट नहीं करते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना सारा मेहनत करते हैं आप लोग। बीए स्टूडेंट क्लासेस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मॉडल पेपर मिल जाएंगे और साथ साथ में वहाँ पर आप लोगों को सभी क्वेश्चन आंसर के PDF भी मिल जाएंगे, तो वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। अब देखते हैं गति और घूर्णन ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन से भी वायुदाब में परिवर्तन होता है, तो ये आप लोग याद रखना। अब देखते हैं महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जो महासागरीय जल के तापमान है वो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो महासागरीय जल के तापमान को
निम्न कारकों से प्रभावित करते हैं। क्या होता है, जैसे अक्षांश, किस अक्षांश पर है और किस देशांतर पर है, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि किस अक्षांश पर। जैसे भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। जैसे भी देख लीजिए, जैसे हमारे चैनल का लोगो ही जैसे लगा है, ये मान लीजिए कि क्या हो गया, ये हो गया ग्लोब मान लीजिए, और ये जो काट हुआ ये मान लीजिए आप लोग क्या हो गया, ये हो गया भूमध्य रेखा। तो जब सूर्य क्या होता है, जब चमकता है तो इसका सीधा असर ज़्यादा इधर ही पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान अधिक होगा। और जो ये ध्रुव हैं, पोल हैं, ये भैया का ही परेशान करें, ये जो पोल होते हैं ये यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। गहराई भी मायने रखती है, यानी कि समुद्र तल में क्या होता है, जब सतह पर तापमान अधिक होता है और गहराई में यह कम होता है। गहराई जितने गहरे जाओगे उतनी ठंडी धाराएं मिलेंगी आपको। महासागरीय धाराएं भी बहुत मायने रखती हैं महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने में। गर्म धाराएं तापमान बढ़ाती हैं जबकि ठंडी धाराएं इसे घटाती हैं। ये भी अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मौसम और वायुदाब भी इसे प्रभावित करता है। क्या है, मौसमी परिवर्तन और वायुदाब महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। उसी के साथ साथ सौर विकिरण क्या करता है, सूर्य की किरणों का अधिक या कम होना तापमान को बदलता है। जब सूर्य की किरणें ज़्यादा होती हैं या फिर कम होती हैं तब भी तापमान बदलता रहता है। बहुत सारे पेज हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 41 पेज का ये PDF है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, वो पूरे के पूरे यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग एक बार केवल तैयार कर लीजिए, एक बार अच्छे से रट लीजिए, बस आप लोग को बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं। इतना लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोग 100% अच्छा नंबर आप लोग परीक्षा में ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल क्या है, उसके ग्रहों के नाम बताइए तथा उनका वर्णन कीजिए। तो सौर मंडल क्या है, उनके ग्रह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम सौर मंडल देख लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या होता है। आप लोगों को जैसे पता होगा कि इसमें दिया गया है सूर्य और उनसे जुड़े ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, यानी कि सूर्य के साथ साथ जो उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और तमाम ग्रहों, उल्का पिंड, नक्षत्र इत्यादि को मिलकर हमारा सौर मंडल बनता है। तो देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या है कि सूर्य और उससे जुड़े ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह इत्यादि धूमकेतुओं आदि का समूह सौरमंडल कहलाता है। ग्रहों के नाम, जैसे हम लोग ग्रहों के नाम देख लेते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। ग्रहों के नाम में सबसे पहले हमारा आता है बुध, बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही छोटा है। सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह सौरमंडल का है ये ग्रह, जो बुध नाम से जाना जाता है। इसके बाद होता है शुक्र। आप लोग रात में देखते होंगे ना, कहते हैं भैया वद्य शुक्र है, या कहें भैया शुक्र बोड़ेगा, क्योंकि शादी विवाह होते हैं ना तो पंडित कहते हैं शुक्र बोड़ेगा, तो ये शुक्र ग्रह की बात करते हैं। तो सबसे चमकीला और वायुमंडल से घिरा ग्रह, तो भैया अपन शुक्र ना बोलो और अच्छे से तैयारी कर लो। तो पृथ्वी, जहाँ पर क्या होता है, जीवन का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, पृथ्वी। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। मंगल, ये लाल ग्रह होता है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाल कलर का दिखाई देता है। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट आता है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है और जिसे गैस जायंट भी बोला जाता है, यानी कि गैस का ये एक पिंड है। इसके बाद आता है हमारा शनि। तो शनि भी क्या होता है, अपने वलय के लिए प्रसिद्ध है। शनि में क्या होते हैं, वलय होते हैं, जैसे ये गोला हो गया एक, और इसके चारों तरफ एक वलय होता है, इससे करके और ऐसे करके एक वलय होता है, ये एक इसी में जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये वलयाकार इसमें जुड़ा, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने वलयों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हमारा कौन आ गया, अरुण। तो अरुण क्या है, ठंडी गैसों से बना नीला हरा रंग का ग्रह है। इसके बाद आता है वरुण यानी नेपच्यून, सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह। इसके साथ साथ एक और था यम, जिसको प्लेटो बोला करते थे, लेकिन उसको अभी ग्रह के संबंध से हटा दिया गया है, तो ग्रह नहीं माना गया है। अब देखते हैं वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को कोई ना कोई ये क्वेश्चन तैयार करके रख लेना, चाहे वेगनर का हो चाहे और किसी का हो। तो और इसी के साथ साथ पृथ्वी से भी सिद्धांत एक आता है, पृथ्वी की उत्पत्ति से या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो वेगनर ने सन 1912 में अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कहा कि महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े हुए थे और इन्हें पैंजिया कहा गया, बाद में खंडित होकर अलग अलग स्थानों पर चले गए।
क्या कहा कि जब पहले जो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में 1912 में वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम था, उन्होंने कहा था कि जो महाद्वीप हुआ, ये महाद्वीप था, ये एक साथ जुड़े हुए थे और इन्हें पैंजिया कहा गया था। बाद में ये खंडित यानी कि ये टूटे और एक दूसरे से अलग अलग बिखर गए। मुख्य तर्क क्या है कि जैसे महाद्वीपों की तट रेखाओं में समानता देखी जाती है, जिससे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो भारत का दक्षिणी छोर है और अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी छोर है वो मिलता जुलता है, और जीवाश्म और वनस्पति के प्रमाण, जो जीवाश्म और वनस्पति हैं वो भी सेम सेम पाई जाती है। तो इसीलिए ये कुछ मुख्य तर्क भी हैं। और तर्क हैं देख देते, जैसे चट्टानों और भू आकृतियों में समानता। तो चट्टानें जो होती हैं, जो भू आकृतियाँ हैं वो भी समान रूप से हैं। तो इसीलिए ये कुछ तर्क हैं जिससे माना जाता है कि हाँ, अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने सही बताया है, सही प्रदान किया है उन्होंने। अब देखते हैं उत्पत्ति का विवरण क्या होता है। उत्पत्ति का विवरण में क्या कहा गया कि प्रारंभ में पैंजिया एक विशाल महाद्वीप था। यह लारेंसिया और गोंडवाना में विभाजित हुआ। जब ये विभाजित हुआ तो एक का नाम लारेंसिया हो गया और दूसरे का नाम गोंडवाना हो गया। बाद में महासागर और महाद्वीप विकसित हुए। बाद में महासागर और महाद्वीप विकसित हो गए। अब देखते हैं अपक्षय और अपर्दन के बीच अंतर। अपक्षय और अपर्दन के बीच अंतर बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहलू यहाँ पर दिखाए जाएंगे आप लोगों को साथ साथ कि यहाँ इधर दिखाए जाएंगे कि पहलू, और इधर अपक्षय, और यहाँ पर अपर्दन इस लाइन में। तो ये आप लोग को एक लाइन बना लेनी है। चट्टानों का टूटना या विघटन जो स्थल पर ही होता है, यानी चट्टानों का एक स्थान पर टूटना और उसका विघटन होना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और अपर्दन क्या होता है कि चट्टानों और मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, यानी कि जब हवाओं के माध्यम से, जल के माध्यम से या फिर किसी अन्य कारकों के माध्यम से चट्टानें या मृदा जब टूटकर बिखर जाती हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं, यानी कि स्थानांतरण होता है, तो उसे ही अपर्दन कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरा पहलू क्या है कि कारक। इसमें कारक 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 कौन कौन आते हैं अपक्षय में? तो जल, वायु और तापमान, वनस्पति और रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं अपक्षय का कारण बनती हैं। जबकि अपर्दन में बहती नदियां, हवा, हिमनद और समुद्र की लहरें इत्यादि शामिल होती हैं अपर्दन में। अब देखते हैं हम कि प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र में देखा जाए तो केवल उसी स्थान पर सीमित जहाँ चट्टान मौजूद है। प्रभाव क्षेत्र वहीं स्थान पर होता है जहाँ पर वो चट्टानें मौजूद होती हैं। लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र अपर्दन में क्या होता है कि चट्टानों और मृदा को दूर दूर तक ले जाने वाली प्रक्रिया होती है ये। अब देखते हैं गति जो होती है क्या होती है। गति क्या होती है? अपक्षय की बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन अपर्दन क्या होता है अपेक्षाकृत बहुत तेज प्रक्रिया होती है। अब देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर क्या होता है। जैसे चट्टानों का तापमान के कारण टूटना ही क्या होता है, अपक्षय कहलाता है। और नदी द्वारा मिट्टी को बहाकर ले जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी यहाँ पर कुछ और एक दो पहलू हैं कि प्रभाव देखने को मिलेगा क्या, स्थलाकृत को धीरे धीरे बदल देती हैं ये। और अपर्दन में क्या होता है नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भू आकृतियों का निर्माण, जैसे घाटियाँ और नदी की धाराएँ, छत्रक शिला, और क्या होता है गर्त, बेसिन। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी मतलब आकृतियाँ जो बन जाती हैं। सारांश क्या निकलता है कि अपक्षय मुख्य रूप से स्थल पर चट्टानों का विघटन है, जबकि अपर्दन इन विघटित पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया है। देखते हैं फिर दोनों प्रक्रियाएं मिलकर भू आकृतियों को बनाने और बदलने में योगदान करते हैं। यानी दोनों प्रक्रियाएं क्या करते हैं, भू आकृतियों को बदलती हैं या फिर नई बनाती हैं। तो ये दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसी के साथ साथ भूकंप क्या है, इससे घटित होने के क्या कारण है, इसके घटित होने के क्या कारण है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो भूकंप सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोग को वीडियो बनाकर दे दिया है, बहुत लॉन्ग वीडियो था, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। केवल भूकंप को आपको पढ़ना है। तो बाकी ये सब तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर आप लोग को थोड़ा शॉर्ट में भी पढ़ाया जाएगा, पूरा लॉन्ग नहीं बताया जाएगा। लॉन्ग आप लोग चाहते हैं तो लॉन्ग वाली वीडियो देख लेना। तो चलिए, भूकंप वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह अचानक कांपने या हिलने लगती है। यह पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊर्जा के कारण होता है, जो तरंगों के रूप में फैलती है। क्या होता है भूकंप?
से क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह अचानक से हिलने लगती है या कंपन उत्पन्न हो जाता है, जो अंदर के उत्पन्न ऊर्जा द्वारा होती है, तो क्या होता है, उसे ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप के घटित होने के क्या कारण हैं, जैसे भूगर्भीय प्लेटों की गति। जब भूगर्भीय प्लेट खिसकते हैं, प्लेटों के टकराने, खिसकने या अलग होने से भी भूकंप आ जाता है। उसके साथ साथ ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है ना, तो भी ज्वालामुखी गतिविधियों के दौरान भी भूकंप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक की क्रियाएं, जैसे पृथ्वी की परतों में तनाव और दरारें जब होती हैं, तब भी भूकंप आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ खनन और मानव गतिविधियां भी शामिल हैं, यानी कि खनन और जो मानव गतिविधियां होती हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा शामिल होता है भूकंप आने का कारण, क्योंकि इसमें बांध निर्माण, परमाणु परीक्षण इत्यादि। जब बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण करेंगे ना, जल में, समुद्र में जैसे परीक्षण करेंगे, तो वो इतनी तेज़ी से भयंकर कंपन उत्पन्न करता है, लगता है जैसे भूकंप आ गया। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो मानव एवं भूपृष्ठ पर इसका प्रभाव क्या होता है, देख ले सकते हैं एक बार कि मानव पर प्रभाव क्या होता है। जीवन की हानि होती है, भवनों और संरचनाओं का ढहना हो जाता है, यानी कि जीवन की हानि होती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जीव जंतु और सब कुछ जब भूकंप आता है तो, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं, वो उसमें दब जाते हैं। फिर क्या होती है, भवनों और संरचनाओं का ढहना, यानी कि जो भवन होते हैं, मंजिलें होती हैं, इमारतें होती हैं, वो टूट जाती हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आर्थिक नुकसान और विस्थापन भी हो जाता है। अब भूपृष्ठ पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसका देख लेते हैं एक बार कि दरारें, भूस्खलन और जल प्रवाह में बदलाव आ जाता है भूपृष्ठ पर। यानी जब भूकंप आता है तो इतनी तेज होता है कि इसमें दरारें भी पड़ सकती हैं, जहाँ पर नीचे मिट्टी नम होती है वहाँ पर भूस्खलन भी हो सकता है, और क्या होता है, समुद्र में सुनामी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब कारण भूपृष्ठ पर प्रभाव। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में आया था ये, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हिमानी यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें आपको यू आकार की घाटी ज़्यादा को देखने को मिलेगी। जो वी आकार की घाटी होती थी ना, जिसमें से ग्लेशियर खिसकते हैं आगे, तो ये यू आकार की घाटी बन के और ऐसे हो जाती है। तो देखते हैं क्या होता है कि अपरदनात्मक भू आकृतियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सर्क, यानी कि कटोरे के आकार की घाटियाँ। ये कटोरा होता है ना, ऐसे बन जाती हैं कटोरे आकार की घाटियाँ। अब कटोरा और ज़्यादा तो नहीं, छोड़ा चौड़ा होता है ज़्यादा। अब देखते हैं फिर दूसरा होता है का यू आकार की घाटी। क्या होता है भैया, यू आकार की घाटी। जैसे मैंने आपको बताया भी, यू आकार की घाटियाँ ग्लेशियरों द्वारा घाटी को चौड़ा और गहरा होना। यानी जब ये बी आकार की घाटी है, जब इसमें से प्रवाहित होता है तो इस प्रकार से ये यू आकार की घाटी बना देती है। इसके बाद क्या होता है, हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली मुख्य घाटी से जुड़ी ऊंची घाटियाँ होती हैं। जो मुख्य घाटी होती है उससे ज़्यादा ऊंची घाटियाँ होती हैं। यानी इसमें क्या होता है, जब जैसे आकृति इतनी सारी है, जिसमें से ग्लेशियर जाएगा तो ये सब ऊपर के कटते चले जाएंगे, तो एक वैली बन जाएगी, घाटी। अब क्या था, निक्षेपणात्मक भू आकृति, जहाँ पर निक्षेप होता है इसका, जहाँ पर इकट्ठा करते हैं मलबा, वहाँ पर क्या बनता है देख लेते हैं। जैसे मोरैन यानी ग्लेशियरों द्वारा छोड़ी गई मिट्टी और चट्टानों के ढेर होते हैं ये। ड्रमलिन यानी अंडाकार मिट्टी के ढेर होते हैं। एस्कर क्या होते हैं, ग्लेशियर की पिघली हुई धाराओं से बने रेत और कंकड़ों के लंबवत ढेर क्या होते हैं, एस्कर होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे तैयार कर लेना। सारांश क्या है, हिमानी भू आकृतियाँ पृथ्वी की सतह को नया रूप देती हैं और ग्लेशियर के प्रभाव से विशिष्ट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। फिर क्या है, अभिनव मतानुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वर्णन कीजिए। तो अभिनव मतानुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, तो चलिए देख लेते हैं। इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। जो प्रमुख है कौन कौन से, क्रस्ट, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो ठोस होती है और इसकी मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट में लगभग 30 से 50 किलोमीटर तथा महासागरीय क्रस्ट में लगभग 5 से 10 किलोमीटर होती है। इसके बाद मेंटल, इसके बाद कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर आता है, या क्रोर बोल सकते हैं उसको। मेंटल क्या होता है, यह क्रस्ट के नीचे स्थित परत है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बनी होती है। मेंटल की मोटाई लगभग 2800 किलोमीटर होती है। यह ठोस और तरल दोनों में पाया जाता है। आंतरिक कोर, सॉरी दोस्तों, ये बाह्य कोर होना चाहिए था, आंतरिक कोर हो गया यहाँ पर। तो आउटर कोर जिसे आप लोग देख सकते हैं, यह मेंटल के नीचे स्थित द्रव अवस्था में धातु
लोहा और निकेल से बना हुआ है। जैसे आप लोगों को पता होगा क्या उसका नाम है, निफे। आप लोगों ने रासायनिक आधार पर देखा होगा, उसमें सियाल सीमा निफे पाया जाता है। इसी प्रकार इसमें आंतरिक कोर होता है, सॉरी बाह्य कोर है ये। इसकी मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर होती है, तो इसी को निफे कहा जाता है। और आंतरिक कोर में क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र में स्थित ठोस भाग है जो लोहा और निकल से बना है। इसकी मोटाई लगभग 1200 किलोमीटर है। यानी आप लोग सोच सकते हैं कि पृथ्वी की कितनी सारी मोटाई है। अब यहाँ पर बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेविस का अपवर्तन सिद्धांत। डेविस का अपवर्तन सिद्धांत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। तो देखते हैं, हो सकता है तो मैं 20 पेज आज सॉल्व करा दूंगा और 20 पेज नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। तो डेविस के अपवर्तन का सिद्धांत क्या है कि इनके अनुसार पृथ्वी की सतह पर समय के साथ विभिन्न अपवर्तनात्मक प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। डेविस के अनुसार अपवर्तन के 4 प्रमुख चरण होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले देख लेते हैं। आधुनिक चरण यानी यूथ स्टेज, इसमें पहाड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और जलधारा से कटाव की प्रक्रिया होती है। दूसरा है प्रौढ़ चरण यानी मैच्योरिटी स्टेज, इसमें पहाड़ों की ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है और नदियां तरंगित होती हैं। फिर देखते हैं पुराना चरण यानी ओल्ड एज स्टेज, इसमें भूमि पूरी तरह से समतल हो जाती है और नदियां अपनी पुरानी अवस्था में होती हैं। फिर देखते हैं नष्ट अवस्था, एकदम रिजुविनेशन हो गया इसका। तो अगर भूगर्भीय क्रियाएं होती हैं तो पुरानी भूमि को फिर एक से ऊंचा किया जा सकता है और नया अपरदन चक्र शुरू हो सकता है। अब देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है कि पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। ये भी 2022 में पूछा गया था और उसके बाद फिर से पूछा गया है कई बार। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। आप लोगों को इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। 2022 में, 2023 में भी पूछा गया है और कई सारी यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना कि पवन द्वारा जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, एलियन स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। इनमें प्रमुख क्या हैं, ड्यून्स यानी बालू के टीले के जो पवन द्वारा उठाए जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक चलते हैं, तो इसे ड्यून्स कहते हैं। फिर क्या है, पाराप यानी पवन द्वारा बालू के टीले के किनारे बनते हैं, वो पाराप हो गए। पेडिमेंट, पवन द्वारा निर्मित ढलवां भूमि जो ज़्यादातर शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके आप लोग बेसिन भी बोल सकते हैं। वायुमंडल की संरचना, एक मिनट दोस्तों जरा, वायुमंडल की संरचना पर आधारित यहाँ पर कई सारे परतें हैं, देख लेते हैं। जैसे कि वायुमंडल की पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय परत है जो जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं कौन कौन से, तृतीयक परत यानी ट्रोपोस्फियर, यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है जहाँ मौसम और जीवन के लिए आवश्यक गैसें होती हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें। इसे समताप मंडल भी कहा जाता है। मेसोस्फियर, यहाँ वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है और यह क्षेत्र पृथ्वी के ऊपर की कक्षाओं से संबंधित है। आप लोग यदि देखते हैं जो अंतरिक्ष वगैरह, अंतरिक्ष में जो मतलब आप लोग जो देखते हैं वायुमंडल के ऊपर ही होते हैं, उपग्रह वगैरह जो होते हैं वायुमंडल से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर, वायुमंडल से ऊपर ही उन्हें स्थापित किया जाएगा। उसके नीचे रहेंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण फिर से ज़मीन पर आ जाएंगे। फिर क्या है, थर्मोस्फियर, ये इसमें उच्च तापमान होता है और यह क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी आकाशीय प्रदूषण से संबंधित है। फिर क्या है, एक्सोस्फियर, जो बाहरी परत है, यह वायुमंडल का बाहरी क्षेत्र जहाँ गैसें धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। अब देखते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा के मुख्य प्रकार हैं उत्थान वर्षा, यह तब होती है जब वायुमंडल का गर्म हवा ऊंचाई की ओर बढ़ती है और ठंडी हवा ठंडी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी वर्षा के प्रकार भी पूछा जाता है। तो वर्षा के प्रकार आप लोग को याद रखना है। सामूहिक वर्षा क्या होती है, ऑर्गेनिक रेन, यह तब होती है जब हवाएं पहाड़ों के ढलान पर चढ़ती हैं और ठंडी हो जाती है, जिससे वर्षा होती है। फिर वायुवीय वर्षा, यह तब होती है जब ठंडी और गर्म हवाएं की धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे वर्षा होती है। भू संतुलन क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भू संतुलन क्या है। आइसोस्टेसी, भू संतुलन एक भू विज्ञान सिद्धांत है जो यह बताता है कि
पृथ्वी की क्रस्ट सतह एक लचीली परत है जो वजन के अनुसार संतुलित रहती है। यदि किसी स्थान पर कोई परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ की परत का पिघलना या पहाड़ों का उत्थान, तो पृथ्वी की क्रस्ट अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए डूबने या उठने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया को भू संतुलन कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि प्राट के विचार में भू संतुलन क्या है। तो प्राट का सिद्धांत क्या है देख लेते हैं कि प्राट के अनुसार पृथ्वी की क्रस्ट का घनत्व समान नहीं होता है। पहाड़ों की ऊंचाई का निर्धारण क्रस्ट के भीतर घनत्व के अंतर से होता है। अधिक घनत्व वाली क्रस्ट नीचे डूब जाती है और कम घनत्व वाली क्रस्ट ऊपर उठ जाती है, ताकि कुल संतुलन रखा जा सके, बनाए रखा जा सके। यानी क्या, इनके कहने के अनुसार कि जहाँ पर कम घनत्व वाली क्रस्ट होती है वो नीचे धंस जाती है, जो ज़्यादा जो ज़्यादा घनत्व वाली होती है वो नीचे धंस जाती है, जो कम वाली होती है वो ऊपर उठ जाती है। तो इसी कारण संतुलन बना रहता है अपना दोनों का। एरी का सिद्धांत भी इसमें दिया गया है। एरी का सिद्धांत क्या है? एरी के अनुसार पृथ्वी की क्रस्ट एक लचीली परत होती है और इसे भूगर्भीय दबाव द्वारा समायोजित किया जाता है। अगर कोई भारी संरचना जैसे पहाड़ या हिमाच्छादित क्षेत्र पृथ्वी पर मौजूद हो तो क्रस्ट नीचे की ओर डूबती है और जब यह दबाव समाप्त होता है तो वह फिर से ऊपर उठती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। भू संतुलन तक आप लोगों को तैयार कर लेना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हमें लग रहा है लंबी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो शेष जो बच्चे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही प्यारा एक वीडियो और बन जाएगा, वहाँ पर आप लोग को देख लेना है। अभी गला भी थोड़ा सूखने लगा है, तो इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यदि PDF वगैरह चाहिए तो ज्वाइन कर लेना, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।